बिहार के तमाम शिक्षक साथियों एवं जो भी पाठक बंधु हैं, सभी को बालेश्वर सर का एक बार पुनः अभिवादन। जैसे पिछले सीरीज में हम 5 सीरीज तक इसमें जिक्र कर चुके हैं मौलाना आज़ाद के संदर्भ में। आज हम छठे सीरीज में देखेंगे, जो छठे सीरीज में या प्रत्येक सीरीज में, जैसे मैंने आपको पहले भी इसका वर्णन कर चुका हूँ कि यह हम सभी शिक्षकों का अपने समाज के बीच में एक तरह से शेयर करने का दायित्व बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से यह सौंपा गया है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। जैसे मैं आप लोगों के पास तक इसे शेयर करने के लिए प्रयास में लगा हूं, वैसे आप भी प्रयास में लगे रहेंगे। तो आज हम मौलाना आज़ाद की कहानी के संदर्भ में कुछ और बातें देखेंगे, जिसमें सत्याग्रही यहाँ आज़ाद के रूप में कैसे जाने गए, या आज़ाद जो है सत्याग्रही के रूप में क्यों कहे गए। तो सत्याग्रही के रूप में जाने के पीछे कई इसमें महत्वपूर्ण पहलू आ सकते हैं, कई बातें आ सकता है, जिसमें आप 1921 ईस्वी की बात को देखेंगे, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया, आज़ाद ने भी इसमें एक तरह से कहा जाए तो सक्रिय भूमिका निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे कई उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों में आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने देखा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी, तो वो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही आपत्तिजनक यह घटना थी, जिसमें उतने निहत्थे जनता को जो शांति सभा करने के लिए वहां जालियांवाला बाग नामक स्थान पे पंजाब के अमृतसर में बैठ के शांति सभा कर रहे थे, और वैसे निहत्थे जनता पर गोलियों की बौछार कराना या अंग्रेजी हुकूमत के प्रति एक तरह से कहा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी एक अपमानजनक बातें थी। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने का नीचे लिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए भी गांधी जी की विचार था। गांधी जी यह भली भांति जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता जब तक कायम नहीं होगी, तब तक देश एक सूत्र में नहीं होगा, और जब देश एक सूत्र में नहीं होगा तो अंग्रेजों से आज़ादी लेना उतना ही मुश्किल होगा। तो इस तरह से यह भी एक उद्देश्य था। इसके बाद आप देखेंगे कि विदेशी वस्त्रों का त्याग करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। विदेशी वस्त्रों के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा यहाँ शराब का जो व्यवस्था भारतीयों को लुभाने के लिए किया जा रहा था, तो इसका भी बहिष्कार करना गांधी जी का एक उद्देश्य था। इस तरह से इस आंदोलन का अगर हम कहें कि माध्यम बना, वह माध्यम इस प्रकार से था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के रूप में, एक तरह के अहिंसात्मक विरोध के रूप में गांधी जी ने इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया। और इस आंदोलन के साथ साथ कई जगह पे ऐसे हुआ कि इस आंदोलन के माध्यम से ही जुलूस निकालने की कार्यक्रम किए गए, प्रदर्शन किए गए शांतिपूर्ण ढंग से। जो भी ये प्रदर्शन हो रहे थे वो सब शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे थे, सभाएं की जा रही थी, हड़ताल भी किया जा रहा था। ऐसे करके कई रास्ते अपनाए गए थे जो आंदोलन करने का एक रुख अख्तियार किया जा सके। फिर इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहां हम देखेंगे, यह विशेषता हम लोगों के बीच में आएगा कि यहां मूल उद्देश्य एक ही था, वह था सरकार का बहिष्कार करना, अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार करना। यही सबसे बड़ी विशेषता गांधी जी की थी। इस आंदोलन का यही सबसे बड़ी विशेषता थी, जो गांधी जी ने इस विशेषता को सोच रखा था आंदोलन के लिए। और अंग्रेजों के जो व्यवस्था था, इसका बहिष्कार करना, अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार करना, जिसके तहत यहाँ सरकारी कॉलेजों में, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले छात्र थे, सभी ने गांधी जी के बातों को समझे और अपना अपना नाम सरकारी विद्यालयों से कटवाना शुरू कर लिया। सरकारी आयोजन में जहां भाग लेने की बात थी, वहां भाग नहीं लिया जा रहा था। सरकारी उपाधियां जिस व्यक्ति को, जिस महान पुरुष को हमारे देश में मिला हुआ था, इन लोगों ने वैसे सरकारी उपाधियों को त्याग दिया। इसके बाद आप यह पाएंगे कि वकील जो थे, वकीलों ने अदालत में जाने का बहिष्कार कर दिया। अदालत में वकील जब नहीं जाएंगे तो अदालती कार्य कैसे होंगे, तो अदालत में भारतीय वकीलों ने जाने का बहिष्कार ही कर दिया। विदेशी वस्तुओं को अगर हम कहें तो विशेषकर विदेशी वस्तुओं में
कई वस्तुएं था, लेकिन आप वस्त्र का बहिष्कार देखेंगे कि कुछ भारतीयों ने अपने दुकानों से वस्त्रों को निकालकर बाहर जलाकर और विरोध प्रदर्शन किया अंग्रेजी हुकूमत के लिए। यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला एक कहा जाए तो सबसे पहला एक जन आंदोलन था। और इस जन आंदोलन में यहाँ साथ साथ में मौलाना आजाद भी थे। मौलाना आजाद की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्थात यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला विशाल जन आंदोलन के रूप में कहा जाए तो लगभग सभी वर्गों, जो भी वर्ग के लोग थे हमारे देश के, इसमें बढ़ चढ़ के अंग्रेजों को या अंग्रेजों के सामने लोहा लेने के लिए सरकार को बहुत हद तक निष्क्रिय करने में भूमिका निभाया था। इसी बीच में एक घटना घट गई और वह घटना थी 1922 ईस्वी की, जिसे हम चौरी चौरा नामक घटना के नाम से जानते हैं, जो एक ऐतिहासिक यह घटना है, चौरी चौरा कांड। अर्थात इस चौरी चौरा कांड में सत्याग्रही जो थे उन लोगों ने अहिंसा के रास्ता को त्याग कर हिंसा का रास्ता अपना लिया और अंग्रेजी जो व्यवस्था थी, अंग्रेजी पुलिस स्टेशन था, उसमें अंग्रेजी जो प्रशासन व्यवस्था थी, सबको एक रूम में बंद करके आग लगाकर और उन लोगों को जलाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो गांधी जी की यह कभी सोच थी ही नहीं। गांधी जी की सोच हिंसात्मक था ही नहीं, बल्कि वह अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में गांधी जी ने अपने विचार को रखा हुआ था। इससे गांधी जी काफी दुखी हुए और जब दुखी हुए तो गांधी जी ने अपने आदर्शों को जब देखे कि वे अपने आदर्शों को इस तरह से वे टूटता हुआ देख ही नहीं पा सकते थे, उनके आदर्श जब टूटने लगे तो उन्होंने आंदोलन को ही समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि आंदोलन समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि हिंसात्मक उनकी सोच ही नहीं थी। 1930 ईस्वी में देखेंगे, इसी बीच में जैसे आपके संदर्भ में अगर कुछ बातें कही जाए, जो आजाद के संदर्भ में कुछ बातों को रखा जाए, तो फरवरी 1922 ईस्वी में ही आप पाएंगे कि जब 1922 ईस्वी का दौर था तो सत्याग्रही के रूप में यहाँ आजाद कलकत्ता की जो अदालत थी, उस अदालत में अपना एक बयान भी प्रस्तुत किए थे, जो यहाँ मौलाना आजाद का बयान था। इस बयान के अनुसार उन्होंने ब्रिटिश जो सरकारी व्यवस्था थी, यानी ब्रिटिश सरकार को क्रूर और दमनात्मक सत्ता के रूप में कहने का साहस इकट्ठा किया, कहीं भी हिचक नहीं किए। अर्थात उन्होंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सीधे हिंसात्मक शासन व्यवस्था कहा, दमनात्मक शासन व्यवस्था कहा, और यह घोषणा भी किया था कि उनका राष्ट्रीय, धार्मिक और मानवीय दायित्व बनता है कि वे अपने देश और अपने लोगों के लिए, जो भी अपने लोग हैं वैसे अपने लोगों को इस सरकारी यानी अंग्रेजी सत्ता है, अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति दिलाने का वह दृढ़ निश्चय है और वह दृढ़ निश्चय होकर कह रहे हैं कि हम इससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इसके बाद यही उनकी यानी एक तरह से कहा जाए तो कौले फैसल था। कौले फैसल जिसका मतलब होता है एक तरह का निर्णायक कथन, जो कह दिए बस कह दिए, उस पर वे अमल करेंगे, उसको पूरा करेंगे, अर्थात कौले फैसल। तो इस तरह से उन्होंने यह भी बात स्पष्ट कर दिया कि आजादी के बीज तब तक ही प्रस्फुटित होते हैं जब उनको हिंसा और दमन से सींचा जाता है, और सरकार ने यही काम शुरू कर दिया। अर्थात सरकार यही काम शुरू कर चुकी है। यह निर्भीक वक्तव्य की भूरी अगर प्रशंसा की जाए तो गांधी जी ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपने पुस्तक जो यंग इंडिया है उसमें मौलाना आजाद की बातों को जिक्र भी किया है, और इस बात की प्रशंसा करते हुए वे मौलाना आजाद को वे काफी प्रशंसनीय मानते हैं। तो पुनः आप देखेंगे इसमें कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था 1922 में जब वो वापस ले लिया, और इस आंदोलन को जब वापस ले लिया तो वापस लेने के बाद जब 1930 के दौर को देखेंगे कि 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था तो आजाद ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी दांडी यात्रा पे गए थे, तो दांडी के क्रम में कई ऐसे जो सत्याग्रही थे उनके साथ रास्ते में जुटते चले गए, कारवां और ज्यादा बनते चला गया। आजाद ने इस सत्याग्रह के क्रम में मुसलमानों की भागीदारी अच्छी तरह से सुनिश्चित कर दी।
जो भागीदारी होनी चाहिए वैसी भागीदारी को मौलाना आजाद ने यहाँ सुनिश्चित करने का बहुत प्रयास किया। उनके ही प्रयास से पंजाब और पश्चिमोत्तर की स्थितियों को समझेंगे कि पंजाब और पश्चिमोत्तर जो था वैसे प्रांतों के मुसलमानों ने बड़ी संख्या में इस सत्याग्रह में भाग लेने का साहस बटोरा और इसका परिणाम यह हुआ, इस कारण वे जेल भी चले गए। 1931 ईस्वी की दौर को देखेंगे कि जब गांधी जी और वायसराय के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच जब समझौता हो रहा था, तो वैसे समझौता हुआ तब आजाद भी अन्य राजनीतिक बंदियों के साथ रिहा किए गए उस समझौता के तहत। इसके बाद भी मौलाना आजाद कई बार जेल गए, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उन्हें जेल आना जाना एक तरह से क्रम बन चुका था। और 1932 ईस्वी की स्थिति को समझेंगे कि 1932 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो उस गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद गांधी जी ने यहां सत्याग्रह को पुनः आरंभ कर दिया, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब बैठक किया गया तो सम्मेलन में यह बिल्कुल असफल हुआ। गांधी जी की बातों को सुना नहीं गया, गांधी जी ने जो बात अपने शर्तों को रखा उसे पूरा नहीं किया गया, तो इसे हम असफल ही कहेंगे। और असफल हुआ तो गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह यहां पे शुरू कर दिया। इस चरण में अगर देखेंगे कि सबसे उल्लेखनीय घटना घटी वह था घरसाना सत्याग्रह। घरसाना सत्याग्रह, यह याद रखेंगे, ऐतिहासिक बातें हैं। घरसाना सत्याग्रह, घरसाना नगर जो गुजरात राज्य में अवस्थित है, और यह गुजरात राज्य में घरसाना जो जगह है, यह नमक बनाने का एक तरह से सरकारी कारखाना हुआ करता था। जो अंग्रेजों के एक कारखाना था, जो घरसाना नामक स्थान पे ही यह कारखाना बैठा हुआ था। और इस तरह से अगर कहा जाए, वहाँ पूर्णतः एक अहिंसात्मक ढंग से यह आंदोलन वहाँ करने का तय किया गया कि उस कारखाने के तहत, अर्थात सत्याग्रही ऐसे एक उद्देश्य अपने मन में लाए कि इस उद्देश्य के साथ कारखाने पर कब्जा कर लिया जाए और ऐसे ढंग से कब्जा किया जाए जो अहिंसात्मक हो, हिंसात्मक बिल्कुल नहीं हो। इसकी पूर्व की सूचना यहां अंग्रेजी हुकूमत को दी जा चुकी थी कि हम आपके कारखाने पे अपना हुकूमत जमाने जा रहे हैं, हम उस पर अपना अधिकार करने जा रहे हैं। और इसलिए सरकार जो थी पुलिस दल के माध्यम से, पुलिस बल के माध्यम से जो पूरी व्यवस्था वहां पे चुस्त दुरुस्त कर रखा था कि सत्याग्रही इस पे अपना अधिकार स्थापित न कर ले। इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण नेतागणों में अगर कहा जाए तो नेतृत्व करने वाले अब्बास तैयब जी हुआ करते थे, और उनके साथ कस्तूरबा गांधी भी थी। अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को उठा के जेल में भर दिया गया। जैसे आप जानते हैं कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, नेता जो प्रमुख हैं उन्हीं को अगर अंदर कर दिया जाए, बाकी सत्याग्रही वापस भाग जाएंगे। लेकिन क्या यह संभव है? यह कदापि संभव नहीं है। उन्हें गिरफ्तार कर 3 महीने की जेल की सजा दे दी गई। इसके बाद मौलाना आजाद जो थे और सरोजिनी नायडू, ये 2 महान व्यक्तित्व वहां सामने आए और इन्होंने ही उस नेतृत्व को संभालने का बीड़ा उठाया। घरसाना सत्याग्रह विश्व इतिहास की एक ऐसी अनोखी घटना मानी जाती है जहां कहा जाए कि ऐसा दृश्य न पहले देखा गया था और न भविष्य में ऐसा देखा जाने की संभावना किया जा सकता है। ऐसा दृश्य न पहले कभी हुआ न कभी होने की संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। हजारों की संख्या में निहत्थे जो सत्याग्रही थे, जत्था बत्था यानी जत्था बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, एक भीड़ बनाकर वे लोग कारखाने में प्रवेश करते थे और प्रवेश करने की बार बार कोशिश करते थे। हर जत्थे पर पुलिस के द्वारा एक तरह आप समझिए तो निर्मम रूप से, यानी ऐसे निर्मम रूप से जैसे पुलिस इतना अत्याचारिक रूप में पेश आएगी या कोई समझ भी नहीं पाता था। और इतना निर्मम रूप से पुलिस यहाँ जो थी अपना कार्य करने के प्रयास में लगी हुई थी और ऐसे लोगों पे लगातार लाठियों की बौछार हो रहा था। ये जत्थे में पिटा रहे थे भले, और प्रहार होते होते स्थिति ये होता था कि सिर फटे, हाथ टूटे, चिल्लाते थे, कराहते थे, गूंजने की आवाज आती थी, मगर किसी सत्याग्रही ने विरोध नहीं किया, किसी ने अंग्रेजी हुकूमत का
सामना करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ वो सत्याग्रह के रूप में वहां सत्याग्रही के रूप में ही रहे। यहां तक कि उनके ऊपर जो लाठियां बरस रही थी, लाठियों को रोकने के लिए भी उन लोगों ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। जो बरस रही थी लाठियां, बस लाठियां खाना ही जानते थे, वे हाथ से रोकने का भी प्रयास नहीं कर सके। यह था सत्याग्रह उस समय का। जैसे ही एक सत्याग्रही घायल होता था, दूसरे सत्याग्रही उसे उठाकर ले जाकर किसी कमरे में बंद रख देते थे, उसके हिफाजत करने के लिए, उसके मरहम पट्टी करने के लिए, और दूसरे सत्याग्रही उसके स्थान पर आकर बैठ जाता था पिटाने के लिए। यह था सत्याग्रह महात्मा गांधी का, और ऐसे सत्याग्रह से जुड़े थे मौलाना आजाद। सिर्फ पिटाने के नियत से वहां गए थे लोग। घायलों को दूसरे सत्याग्रही जब उठा कर लाते थे और पास के झोपड़ी जो बने होते थे वैसे झोपड़ी में रखे जाते थे, और उसके जगह पे प्रारंभिक उपचार उन लोगों का किया जाता था। जैसे प्रारंभिक उपचार होता था तो प्रारंभिक उपचार के दौरान वो लोग होते थे, दूसरे सत्याग्रही वहां आके बैठ जाते थे। इस तरह की यह घटना विश्व में कभी कहीं नहीं हुआ है, नहीं होने की संभावना हो सकता है। यह सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां पे कई तरह के ऐसे अजूबे घटनाएं होते रहे हैं। अमेरिका के पत्रकार, अगर हम देखें अमेरिका की पत्रकारिता में, तो वे मिलर ये बताते हैं कि इस पूरी घटना का समाचार सरकार के विरोध के बावजूद भी प्रकाशित किया गया। सरकार इतना विरोध कर रही थी फिर भी यह प्रकाशित हुआ, पूरे विश्व में प्रकाशित हुआ। यह सिर्फ भारत की विषय नहीं रहा, पूरे विश्व में यह घटना प्रकाशित हुआ। विश्व में ऐसे कहा जाता है कि 1350 समाचार पत्रों में, याद रखेंगे कि यह घटना जो था सत्याग्रह की घटना, 1350 समाचार पत्रों में यह खबरें छापी गई थी, और अमेरिकी सीनेट में भी इस पर काफी चर्चा किया गया था कि यह बिल्कुल अन्याय हो रहा है और अंग्रेजों के द्वारा यह अत्याचार किया जा रहा है। सरकारी हिंसा पर गांधी जी की अहिंसा विजय हुआ, और इस तरह आप कहेंगे कि सरकारी हिंसात्मक जो प्रवृत्ति थी, गांधी जी अपने अहिंसात्मक ढंग से उन पे अपना प्रभाव छोड़ने का काम कर रहे थे। और ऐसे दमन पर सत्याग्रही की अगर कहा जाए तो यह एक अनूठी विजय ही कहा जा सकता है ब्रिटिश सरकार की। इससे बड़ी अगर कहा जाए तो नैतिक हार दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इस नैतिकता के जीत में यह मौलाना आजाद ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उन्होंने वह करके भी दिखाया गांधी जी के आह्वान पर, जो एक सच्चे भारतीयों को करना चाहिए। और इस तरह से मौलाना आजाद हम लोग के बीच में एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के रूप में आज भी जाने जाते हैं। और आज का सीरीज बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले सीरीज में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।